एक गैंगस्टर जो अपने ग्रुप में बड़ा अच्छा खासा दबदबा रखता था, अच्छा खासा रसूख रखता था, और इसी बीच दो लोगों से उसका झगड़ा हो जाता है, कुछ कहासुनी हो जाती है। गैंगस्टर था, हाथापाई करने में तेज था, इन दोनों लोगों को पीट देता है। अब चूंकि ये दोनों लोग उस समय कमज़ोर थे, जान रहे थे कि गैंगस्टर के ऊपर अगर मैं हाथ उठाऊंगा, कुछ पलट के वार करूंगा, तो शायद इसका खामियाजा हमें बुरी तरीके से भुगतना पड़ेगा। तो दोनों लोग मार खाते हैं। मार खाने के बाद अपने घर पे आते हैं, लेकिन जब घर पे आते हैं तो उसी समय से उनके मन में बदला लेने की खुन्नस कहीं ना कहीं घर करने लगी थी। वो हर समय बदले के मौके की तलाश में रहते हैं। समय बीतता जाता है, साल 2 साल बीत जाता है, लेकिन कुछ साल बीतने के बाद, दिनों रात मौके की तलाश करने के बाद, जब उन्हें मौका मिलता है तो कुछ इस तरीके से बदला लेते हैं और कुछ ऐसी घटना को अंजाम देते हैं कि जिसकी गूंज ना केवल उसी पूरे इलाके में है, बल्कि आने वाले समय में शायद हर चैनल पे, हर न्यूज़ पे, हर अखबार पे ये घटना छाई रहेगी। तो आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह। आज मैं जिस कहानी के साथ हाजिर हुआ हूँ, इस कहानी को बताने का, इस कहानी को आपके सामने रखने का सबसे बड़ा कारण यही है कि अपनी ताकत के मद में, सत्ता के नशे में, ताकत के घमंड, कुछ लोग ऐसे काम कर जाते हैं। उस समय तक तो उन्हें अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन बाद में उनका किया जब उनके सामने आता है और उसका खामियाजा जब उन्हें भुगतना पड़ता है, तो कुछ ऐसी चीज़ें उनके साथ होती हैं जिसकी कल्पना शायद उन्होंने सपने में भी नहीं की थी। तो अब सीधा चलता हूँ आज की इस कहानी के ऊपर, लेकिन कहानी शुरू करूँ उससे पहले आपको एक ज़रूरी बात, एक ज़रूरी अपडेट देनी है। 8 दिसंबर की रात और 9 दिसंबर की सुबह सुबह अरुणाचल प्रदेश में एक सेक्टर लगता है तवांग, और वहीं के एक इलाका यांगसे। दरअसल इस जगह पे लगभग 300 सैनिक, जो बॉर्डर था उसको कुछ मॉडिफिकेशन करने की कोशिश कर रहे थे, बॉर्डर में कुछ परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे थे, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम करने की कोशिश कर रहे थे, जो कि कर नहीं पाए। जब ऐसा करने की कोशिश कर रहे थे, जो लाइन है उसको आगे पीछे खिसकाने की कोशिश कर रहे थे, तभी इस चीज़ पे नज़र हमारे भारत के जवानों की पड़ती है। भारत के जवान पहुंचते हैं, शुरू में प्यार से समझाने की कोशिश करते हैं, वापस भेजने की अपील करते हैं। इसके बाद जब चाइनीज सैनिक नहीं मानते, धक्का मुक्की करने की कोशिश करते हैं, तो फिर इधर के जवान भी जवाबी कार्रवाई करते हैं। और इस धक्का मुक्के में, इस हाथापाई में हमारे कुछ सैनिकों को हल्की फुल्की चोटें आई, लेकिन वहाँ के कुछ सैनिकों की, जो 300 सैनिक आए थे, उनमें से कईयों की हड्डियाँ टूट गई, कई लगभग अधमरे हो गए, और हमारे किसी भी जवान को कोई भी गंभीर चोट नहीं पहुंची, ना ही कुछ क्षति हुई। तो एक अच्छी बात है। उसके बाद जब बुरी तरीके से पिट जाते हैं चाइनीज सैनिक, तो उस जगह को छोड़ के भागते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये घटना लगभग 5 दिन पहले की है, लेकिन किसी भी मीडिया चैनल ने, किसी भी न्यूज़ ने नहीं दिखाया। तो मुझे लगा कि शायद आपके सामने ये बात मुझे रखनी चाहिए। और इस बात की गूंज जब हमारे संसद में हुई, तो एक मामला बड़ी ज़ोर शोर से फिर सामने आया। कई चैनलों ने भी इस घटना को कवर किया, और इसमें इस बात का दावा किया गया, एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें इस बात का दावा किया गया कि चाइना ने हमारे अरुणाचल प्रदेश में लगभग 100 घर बना लिए हैं, एक गांव बना लिया है। और इस तरीके से, बहुत व्यवस्थित तरीके से गांव बनाया, जिसकी तस्वीर सेटेलाइट के द्वारा खींची गई है। कई न्यूज़ चैनल इसको दिखा रहे हैं। तो इस बात पे जो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, पेमा पेमा ने इस बात का खंडन करते हुए कहा है कि जो तस्वीर वायरल हुई है, ये तस्वीर तो सही है, लेकिन जिस जगह का जिक्र किया गया है वो जगह हमारे भारत के कब्जे में नहीं आती। पिछले युद्ध में जब हमारा भारत का चीन का युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध में ये जगह चीन के कब्जे में चली गई थी। अब चूंकि ये जगह चीन के कब्जे में और उस पर हमारा कोई जोर नहीं है, तो इस पर चीन चाहे जो करे, इससे हमें शायद अब कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ऐसा कुछ बयान था पेमा का। तो ये दो मेजर अपडेट थी, मेजर खबरें थी, मुझे लगा आपके सामने रखनी चाहिए। तो अब सीधा चलते हैं आज की इस कहानी के ऊपर। उससे पहले इस बात को आप कहीं ना कहीं शेयर कीजिएगा, और हमारे जवानों के सम्मान में जो भी हम लोगों से हो सकता है वो सारी चीज़ें आपसे उम्मीद है आप लोग करेंगे। तो अब कहानी की बात करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली से। दिल्ली में एक जगह लगता है शाहबाज डेरी, और वहीं के ब्लॉक ए में एक आदमी जिसका नाम जय कुमार था, लगभग 45 साल उम्र थी, अपनी पत्नी के साथ मेहनत मजदूरी करके रहता था। कहने को तो मेहनत मजदूरी करता था, लेकिन इसके बारे में जो वहाँ की थाने में रिपोर्ट है, जो उस थाने की अपडेट है, कि ये गैंगस्टर था। कई आपराधिक मामले इसके ऊपर दर्ज थे, छटा हुआ बदमाश था। कई मामलों में ये बेल पे था, कई बार ये जेल में इसकी पेशी हुई थी।
कई बार पुलिस वालों ने इसे समझा बुझा के भेजा था। लिहाजा जो हिस्ट्री सेटर की लिस्ट है उसमें जय कुमार का नाम कहीं ना कहीं दर्ज था। जय कुमार अपनी पत्नी के साथ रहता था, अपनी गैंग के साथ रहता था। जब भी मौका मिलता, जब भी पैसे होते, महफिल जमाता, महफिल जमा के अय्यासियाँ करता, अय्यासियाँ करके फिर घर पे आता, फिर दिन भर कहीं कमाता, कहीं कुछ करता, कहीं छीनी झपटी करता, जो भी बन पड़ता पैसे कमाने के लिए सारी चीज़ें करता। फिर लौट के आता, फिर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जाता, और इसका यही काम कई सालों से चल रहा था। इसी साल 27 नवंबर को एक दिन इसके मोबाइल पे फ़ोन आता है। फ़ोन आने के बाद इसकी पत्नी ने जो कुछ सुना, इसकी पत्नी के कानों में आवाज़ पड़ती है कि जय कुमार कह रहा है कि ठीक है मैं बस पहुंचने वाला हूँ। जय कुमार इतना कह के शाम को वहाँ से निकल जाता है। निकलने के बाद लौट के नहीं आता। अमूमन कई बार ऐसा हुआ कि जय कुमार गया, लौट के नहीं आया। चूँकि जब महफिल जमती, बाकी और जो सांस्कृतिक गतिविधियाँ होती हैं वो सारी चीज़ें होती, तो उसके बाद शायद पूरी रात तक जय कुमार को होश भी नहीं रहता था, अगले दिन सुबह ही आता था। 27 की रात बीत गई, पत्नी चुपचाप सो गई। अगले दिन देखती है तब भी जय कुमार लौट के नहीं आया। उसे लगता है कि शायद कहीं चला गया होगा, काम धंधे पे चला गया होगा, शाम तक आ जाएगा। ज़्यादा कुछ परेशान नहीं होती पत्नी, शाम तक इंतजार करती है। शाम बीत जाती है, जय कुमार लौट के नहीं आता। उसे फिर लगता है कि शायद किसी दूसरी जगह चला गया होगा, क्योंकि अमूमन उसका नेचर था कि एक एक दो दो दिन तक वो गायब रहता था। फिर नहीं आया। 28 तारीख बीत गई। उसके बाद अब उसकी जो पत्नी सुनीता है, अब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत परेशान होने लगती है। उसके दोस्तों के पास फ़ोन करती है, आसपास के लोगों से पूछताछ करती है, सारे नात रिश्तेदारों के पास फ़ोन करती है कि जय कुमार कहीं घूमने तो नहीं गया, या फिर किसी मामले में कहीं फरार तो नहीं हो गया। लेकिन चाहे जहाँ पूछताछ कर रही थी, चाहे जिससे पूछताछ कर रही थी, सुनीता को सारी जगहों से बस एक ही जवाब मिल रहा था कि हमें नहीं पता, चूँकि हमारी अभी तक बात नहीं हुई जय कुमार से। अब जब समय बीतता जा रहा था, 27 की घटना है, 28 बीत गया, 29 बीत गया, 30 बीत गया, तो कहीं ना कहीं अभी उसकी पत्नी घबराना शुरू होती है। घबरा के उसके दोस्तों के घर पे जाती है, जहाँ वो काम करता था वहाँ जाती है, सारे लोगों से पूछती है, उसकी किस नंबर पे आखिरी बार बात हुई थी उसको टटोलने की कोशिश करती है। लेकिन अकेली महिला बेचारी करे तो करे क्या। 4-5 दिन का वक्त बीत गया, कहीं से कुछ खबर नहीं, ना कोई मैसेज, ना कोई जानने वाला, ना कोई बताने वाला। तो जब सुनीता को कुछ समझ नहीं आता, कहीं से कुछ हाथ नहीं लगता, तो अंत में थक हार कर 2 तारीख को, लगभग इस घटना के 5 दिन बीतने के बाद 2 तारीख को पुलिस थाने का रुख करती है और थाने में ले जाके इस बात की कंप्लेन करती है कि उसके जो पति हैं उनको शायद किसी ने गायब कर लिया है, उनका अपहरण हो चुका है। अब थाने में जो पहले से हिस्ट्री रीडर है उसके बारे में ऐसी खबर जब आएगी तो पुलिस के दिमाग में क्या चलेगा, क्या कुछ पुलिस एक्शन लेगी, ये बात आपसे छुपी नहीं है। पुलिस इस बात को तुरंत संज्ञानता से लेती है। उसके दिमाग में लगता है कि हो ना हो इसकी किसी से दुश्मनी हो सकती है, क्योंकि ये पहले ही छटा हुआ बदमाश है, कोई भी इससे बदला ले सकता है। किसी मामले में ये लूटपाट करने गया हो सकता है वहाँ इंजर्ड हो गया हो, वहाँ इसके साथ कुछ दुर्घटना हो गई हो। और वहाँ के जो इंस्पेक्टर थे सचिन मान और जो एसआई थे प्रवीर तोमर, बेहद तेज तर्रार दोनों, इस मामले को बड़ी गंभीरता से लेते हैं और सुनीता को आश्वासन देते हुए घर पे भेजते हैं कि आप घर पे जाइए, जो भी संभव प्रयास होगा सारी चीज़ें हम करेंगे, जल्द से जल्द पकड़ेंगे। और इसी आश्वासन के साथ सुनीता को भेजने के साथ साथ ये दोनों अफसर इस मामले को बड़ी गंभीरता से लेते हुए इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाते हैं। सबसे पहले जो रिवर्स क्रम था, जो कुछ इसकी पत्नी ने किया सुनीता ने, वो सारी चीज़ें करते हैं, इसके दोस्तों से पूछताछ करते हैं, आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं, रिश्तेदारों से पूछते हैं, लेकिन कहीं से भी ना कुछ पता चल रहा था, ना कुछ खबर मिल रही। तो पुलिस फिर सुनीता के पास आती है और एक सवाल पूछती है कि उस दिन जिसका फ़ोन आया था वो कौन था। अब सुनीता कहती है कि इस बारे में तो मुझे कुछ आइडिया नहीं, ये कौन था, कैसे था, किसका फ़ोन था, क्योंकि जय कुमार मुझे कुछ ज़्यादा बताता नहीं था। अब पुलिस वाले फिर परेशान कि पत्नी को कुछ पता नहीं है, कहीं दोस्तों को कुछ पता नहीं है, किससे मिलने गया, कहाँ गायब हो गया, इस बात की कुछ खबर नहीं। लिहाजा पुलिस वालों को लगता है कि अगर कुछ मामले का खुलासा हो सकता है, कहीं से कुछ जानकारी मिल सकती है, तो जानकारी अब इसके फ़ोन से ही मिलेगी। अब इसके बाद पुलिस वाले
जय कुमार की कॉल डिटेल को खंगालते हैं और एक एक नंबर से उस दिन जिससे जिससे बात हुई थी इन सब से मिलते हैं और मिलने के बाद बारीकी से सबसे पूछताछ करते हैं। तो कोई कहता है कि वो मेरे घर आने वाला था लेकिन आया नहीं, कोई कहता है कि उस घर पे मैं भी जाने वाला था लेकिन ये पहुंचा नहीं तो पूछने के लिए मैंने फ़ोन किया था, कोई कहता है कि मैंने तो बस हालचाल लेने के लिए फ़ोन किया था। अब पुलिस इस मामले में किसी से सख्ती से पूछताछ कर भी नहीं सकती थी क्योंकि किसी के खिलाफ ना कोई सबूत था ना ही कोई सुराग था। पुलिस फिर इस मामले को और गंभीरता से छानबीन करती है और जिस रास्ते से वो गया था, जिस रास्ते पे डाउट था कि जिसके घर जा रहा था, यानी जय कुमार के घर से जिस घर जाना था, जो रास्ता बीच में पड़ता है, अब पुलिस इस रास्ते की सीसीटीवी कैमरे को खंगालती है। और संजोग से पुलिस की किस्मत इतनी अच्छी थी कि सीसीटीवी कैमरे में लास्ट टाइम जय कुमार के साथ दो लगभग युवक 30-32 सालों में 2 लोग दिखाई पड़ जाते हैं। अब पुलिस फौरन इन दोनों लोगों की स्केच को, उन लोगों की फ़ोटो को उस कैमरे से लेती है और जो जय कुमार की पत्नी सुनीता है उनको दिखाते हुए पूछती है कि क्या आप इन दोनों को जानती हैं। अब जैसी वो तस्वीर सुनीता देखती है तो तुरंत कहती है कि मैं तो इन दोनों को पहचानती हूँ, ये दोनों अक्सर तो मेरे घर आते हैं। अब पुलिस वालों को लगता है कि चलो एक काम आसान हुआ, पूछते हैं कि कौन है। तो दोनों की जो पहचान है, एक का नाम दीपक था, एक का नाम राजकुमार। अब पुलिस फौरन सुनीता से इन दोनों के बारे में पता करती है, एड्रेस लेती है, इन दोनों के घर जाती है, घर जाके उठाते हुए थाने ले जाके जब पूछताछ करती है तो दीपक और राजकुमार कहते हैं कि मैं तो बस ऐसे ही मजाक में मिल गया था, रास्ते में जा रहे थे, जाने के बाद ऐसे मिल गए, मिलने के बाद हाल चाल हुआ, उसके बाद मैं चला गया। और पुलिस वाले फिर परेशान, चूँकि लास्ट टाइम देखा गया था लेकिन हो सकता है कि आगे चल के दोनों अलग हो गए हों। दीपक राजकुमार अपने बयान पर टिके हुए थे, पुलिस बार बार पूछताछ कर रही थी। इसी बीच जब कॉल डिटेल निकाली जाती है तो लास्ट नंबर भी इन्हीं दोनों का मिलता है। पुलिस फिर इन दोनों से पूछते कि तुम फ़ोन क्यों किए, फिर रास्ते में मिले क्यों, ऐसा कौन सा ज़रूरी काम था, और इसके बाद ये गया कहाँ। तो जब सारे सवाल पुलिस वाले ताबड़तोड़ इन दोनों से पूछते हैं तो पूछने के बाद ये दोनों कहीं ना कहीं टूटते हैं और टूटने के बाद अब धीरे धीरे कुछ न कुछ बताना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये कुछ देर तक गुमराह करते हैं, गुमराह करने के बाद लेकिन जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तभी अपना एक बाले जुर्म करते और कहते हैं कि जो जय कुमार है इसको मैंने ही मारा। अब मारने की वजह जब सुनती है पुलिस, चूँकि इसने मारा ये तो फिक्स था, पुलिस को डाउट भी था, लेकिन क्यों मारा जब इस बारे में पुलिस पूछताछ करती है तो ये दोनों बताते हैं कि चूँकि जय कुमार के हम दोनों दोस्त थे, अमूमन साथ में बैठ के पार्टियाँ करते थे, महफिल जमाते थे। 2 साल पहले ऐसी ही एक पार्टी में हम दोनों बैठते हैं, बैठने के बाद किसी बात पे हम तीनों का झगड़ा होता है और जो जय कुमार था हम दोनों को बहुत बुरी तरीके से पीटता है। अब चूँकि उस समय हम कमज़ोर थे, हम कुछ कर नहीं पाए, लेकिन हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं इस बात की खुन्नस थी कैसे भी करके जय कुमार को मारना है और मार के अपना बदला लेना है। लगातार 2 सालों तक दीपक और राजकुमार तरह तरह से जय कुमार को मारने की लगभग न जाने कितनी कोशिशें करते हैं, न जाने कितने प्लान बनाते हैं, लेकिन हर प्लान में एक रिस्क था। अगर ये लोग डायरेक्ट ऐसे मर्डर करते हैं तो मर्डर करने के बाद सीधा सीधा इनका नाम आएगा, इनके ऊपर शक आएगा, इसलिए इनके दिमाग में था कि कुछ ऐसा प्लान किया जाए जिससे जो शक है वो डायरेक्ट हम पे ना आए। और इसी प्लान के तहत इनको एक अच्छी तारीख मिलती है 27 नवंबर की, क्योंकि जो जय कुमार था वो 27 तारीख को अपने घर से किसी दूसरे दोस्त के घर जाने के लिए निकला था। और इस बात का खबर चूँकि हालचाल लेने के लिए जब इन दोनों ने फ़ोन किया तो जय कुमार बताता है कि मैं फलाने के घर जा रहा हूँ और शायद आज रात वहीं रुकूंगा। तब ये बात जब दीपक और राजकुमार सुनते हैं तब इनके दिमाग में एक प्लान आता है कि क्यों ना अगर रास्ते में हम इससे मिलें और मिल के इसको मार दें और मारने के बाद लाश गायब कर दें, तो जो शक की सुई है वो उस बंदे पे जाएगी जिसके घर जय कुमार जा रहा था। और इसी प्लान के तहत जय कुमार को दीपक और राजकुमार रास्ते में मिलते हैं। मिलने के बाद इन्होंने सबसे पहले अपने रिश्तेदार की कार ली थी। उस कार में जय कुमार को ये कह के बैठाते हैं कि चलो एक गोदाम में कुछ काम है, उस काम को करते हैं, अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। इसके बाद उसको ले जाके उस गोदाम में जाते हैं।
जय कुमार एकदम अनजान था, उसे कुछ पता नहीं था। उसे बैठाते और बैठाने के बाद कहते हैं कि रुको, मैं किसी को लेके आता हूँ। जय कुमार बैठ के पीछे आगे देखने लगता है कि कौन आ रहा है, उस फैक्ट्री का कुछ मुआयना करने लगता है। इसी बीच ये दोनों डंडा लेके जय कुमार के ऊपर टूट पड़ते हैं और जय कुमार को तब तक पीटते हैं जब तक जय कुमार की मौत नहीं हो जाती। जय कुमार मर चुका था और इधर पुलिस के सामने भी सबसे बड़ा सवाल था कि चलो मारने को मार दिया, लेकिन लाश कहाँ गई। अब लाश के बारे में जब इन दोनों से पूछताछ की जाती है तो ये दोनों बताते हैं कि मारने के बाद उसी कार में हम लाश लेके दिल्ली से यूपी की तरफ रवाना होते हैं और लगभग सैकड़ों किलोमीटर गाड़ी चला के दिल्ली से यूपी के बड़ौद तक आते हैं और बड़ौद तक आने के बाद रास्ते में एक जगह रुकते हैं, वहाँ से पेट्रोल खरीदते हैं और लाश पे पेट्रोल छिड़क के एक जंगल में ले जाके लाश को जला देते हैं। और हमें लग रहा था, यानी दीपक और राजकुमार का प्लान था कि ना लाश मिलेगी, क्योंकि अगर लाश मिलती है तो ये मामला यूपी के किसी थाने का होगा। यूपी की पुलिस इस लाश को यूपी में खोजेगी, इसकी शिनाख्त यूपी में करने की कोशिश करेगी। जय कुमार की तलाश दिल्ली पुलिस करेगी पूरी दिल्ली में। लाश कहीं और मिलेगी, मर्डर कहीं और हुआ होगा। लाश का जो मालिक होगा, यानी जिसकी लाश होगी, वो लाश किसी और की होगी। तो पुलिस इसी चक्कर में उलझ के रह जाएगी और ये दोनों पकड़े नहीं जाएंगे। और इनका जो प्लान था किसी हद तक कामयाब भी हो गया था। अगर वो लाश यूपी की जगह अगर दिल्ली में मिलती या फिर उस सीसीटीवी कैमरे में ये दोनों कैद ना होते तो शायद इन दोनों की इस गुनाह का कहीं भी खुलासा नहीं होता। इसके बाद इस मामले का खुलासा 12 तारीख को हुआ, यानी 17 तारीख से आप जोड़िए तो लगभग 15 दिन का वक्त लगा। इसके बाद पुलिस की एक टीम फ़ौरन भाग के बड़ौद जाती है। बड़ौद में उस लाश की जो भी अवशेष बचे थे उसको कब्जे में लेती है। पुलिस की अच्छी किस्मत थी कि लाश के कुछ अवशेष मिल गए, वरना अगर लाश के टुकड़े ना मिलते या फिर लाश के कुछ अवशेष ना मिलते तो शायद श्रद्धा वाकर की केस की तरह ये केस भी ठंडे बक्से में रह जाता है। इकबाल जुर्म हो चुका था, इसके बाद भी सज़ा नहीं दी जा सकती थी। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी दो आदमियों के बदले की, जिसमें उन्होंने पहले धोखे से गाड़ी में बैठा के एक दूसरी जगह ले जाके मर्डर किया, फिर तीसरी जगह लाश को छुपा दिया, जला दिया, लाश को डिस्ट्रॉय कर दिया। और पुलिस ने मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सचिन मान और प्रवीण तोमर सर का, जिन्होंने बड़ी चुस्ती फुर्ती के साथ इस मामले में जांच की। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और जो मैंने आपको शुरू में अपडेट दी भारत पाकिस्तान की झड़प की, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सबको बताइएगा, हो सके तो मेरा ही वीडियो शेयर कर दीजिएगा। तो अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, और कुछ आप कहना चाहें तो आप कमेंट कीजिएगा। तो अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।